हेलो एंड वेलकम टू अनुष्का एकेडमी। कैसे हैं आप सभी साथियों? आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी। अभी हम करंट अफेयर्स का नेक्स्ट सेशन लेके आए हैं। अभी इसके अंदर हम जो है वो साइंस एंड टेक का जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। ये होने वाले हैं मंथ मार्च एंड अप्रैल के। तो अभी इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं आपने ज़रूर से उसको देख लिया होगा। हम जो है यहाँ पे प्रीलिम्स 2026 जो है यूपीएससी का प्रीलिम्स, उसको फोकस रखते हुए कुछ करंट अफेयर्स की क्लासेस लगा रहे हैं। इसके अलावा आपके ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं। तो आप ज़रूर से इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं उन सभी के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिए। इसके अलावा हम यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं, जिसमें अगर आपका 27 या 28 का भी अगर टारगेट है कि मैं यूपीएससी 2 साल 3 साल की प्रिपरेशन के बाद में देना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। वेलकम, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह और आज हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। चलिए, तो यहाँ पे कुछ काफी इंटरेस्टिंग कुछ है ना टॉपिक्स आए हैं इस बार। मार्च और अप्रैल के अंदर काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहे। अब वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसके ऊपर अपन फोकस करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट अपने पास में एक टॉपिक आता है, इसको अपन बोलते हैं, यहाँ पे एक चीज डिस्कवर हुई है कि अमेजॉन जो कंपनी, आप सभी ने जरूर से कपड़े मंगवाए होंगे, इतना मैं श्योर हूं, या तो जरूर से कपड़े मंगवाए होंगे या फिर कुछ ना कुछ ऐसा रोजमर्रा का जो सामान है वो जरूर से मंगवाया ही होगा। ठीक है, आप सभी ने जरूर मंगवाया होगा। तो अमेजॉन कंपनी से आप भली भांति एक आपको ऑलरेडी नॉलेज है। इसके अंदर आप देखें तो अमेजॉन कंपनी जो है उसने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ऑसिलॉट। ऑसिलॉट, एक यहाँ पे ऑसिलॉट नाम की एक चिप जो है वो यहाँ पे लॉन्च की है। अब ये क्या चीज है? ये करती है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? क्वांटम फिजिक्स के ऊपर कुछ बेस्ड है क्या? कि जी हाँ, बिल्कुल सही है आप। क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग जो होता है बेसिकली, इसके अंदर होता क्या है, हम जो नॉर्मल कंप्यूटर्स के अंदर काम करते हैं, आपने जरूर देखा होगा वो बाइनरी सिस्टम के ऊपर चलता है। बाइनरी सिस्टम क्या होते हैं? या तो वो समझता है जीरो के अंदर और या फिर वो समझता है वन के अंदर। अब इसमें होता क्या है, जैसे हमारे जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं, हमारे हमारे जितने भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं, ये सभी एक माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर काम करते हैं। वो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके अंदर होते हैं रजिस्टर्स। वो रजिस्टर्स इतना ही समझ पाते हैं कि या तो उसके अंदर करंट आ रहा है या फिर करंट नहीं आ रहा। तो अगर करंट आ रहा है तो वो उसको वन कंसिडर करता है, और अगर उस माइक्रो प्रोसेसर के उस रजिस्टर के अंदर अगर करंट नहीं आ रहा है तो वो उसको जीरो कंसिडर करता है। मतलब क्या है, जीरो और वन के बीच में कोई दूसरी वैल्यू हो ही नहीं सकती है एक नॉर्मल कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। लेकिन यहीं पे आते हैं, यहीं पे एंट्री होती है क्वांटम कंप्यूटर्स की। क्वांटम कंप्यूटर्स बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये जीरो और वन के बीच में भी कोई वैल्यू हो सकती है, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेके आते हैं। ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पे जानते हैं, जैसे हम बेसिकली अगर ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पे क्या 0.1 करके भी एक वैल्यू होती है क्या? ये ना तो जीरो है ना ये वन है। इसके अलावा जैसे 0.2 है, ये भी एक वैल्यू होती है, हमें पता है एक्चुअल में ये वैल्यू होती है, लेकिन कंप्यूटर इसे नहीं समझता। मतलब कम वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज वो चीज नहीं समझता, ये सिंपली इतना ही समझता है या तो उसके पास करंट आ रहा है या फिर उसके पास करंट नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली करता क्या है, ये जीरो और वन का जो यूज करके हम नॉर्मल कंप्यूटर्स के अंदर कई साल लगा सकते हैं कुछ थ्योरीज को या फिर कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने में। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए तो बस चुटकियों का काम है ये चीज, कि वो एक बार आपने इक्वेशन दी और उसके बाद में फटाफट से वो चीज उसका सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें देखें अमेजॉन ने क्या किया है, अमेजॉन ने ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार दिया है, ये चीज अपन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑसिलॉट नाम की एक यहाँ पे चिप जो है वो इन्होंने डिक्लेयर की है। यहाँ पे ऑसिलोट नाम की एक चिप है, इसको डिक्लेयर किया है। इसके अंदर किया क्या है, ऐसा अनोखा क्या चीज है, इसके अंदर है टू लेयर्ड इंटीग्रेटेड सिलिकॉन डिजाइन आया। मतलब क्या है, एक चिप अगर मुझे बनानी है तो इसके अंदर एक परत होती है, उसके ऊपर मैं जितने भी यहाँ पे सिस्टम्स लगाने हैं वो इसके ऊपर इंस्टॉल कर देता हूँ। लेकिन इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे दो लेयर्स को एक साथ में, जैसे सैंडविच करते हैं उसी तरह से दो लेयर्स को एक साथ में जोड़ दिया है, एक लेयर के ऊपर एक लेयर और जोड़ दी है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो सिलिकॉन प्रोसेसर की जो पावर है वो और ज्यादा डेवलप हो गई, और ज्यादा इनहेंस हो गई है। ठीक है, अब इसके बारे में और जानेंगे कि किस तरह से काम करता है, वो चीज आते हैं। यहाँ पे देखें कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक चिप है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो चिप है उसके एरिया के अंदर हमने क्या किया है, दो सिलिकॉन के जो डिजाइन के जो लेयर्स हैं उन दोनों को मर्ज कर दिया, सैंडविच कर दिया। और सैंडविच करने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे हमारी जो प्रोसेसिंग पावर है वो थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अब इसके बारे में देखें, और ज्यादा की कंपोनेंट्स के बारे में देखें तो जैसे यहाँ पे 5 डेटा क्यूबिट्स जो है वो इसकी
टोटल पावर मानी जा रही है कि यहाँ पे 5 डेटा क्यूबिट्स इतना ये प्रोसेसिंग कर सकता है। इसके अंदर क्यूबिट्स को अपन कैट क्यूबिट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको अपन दूसरे टर्म में भी बोले तो कैट क्यूबिट्स में भी बोल सकते हैं। क्यूबिट्स बेसिकली क्या होता है, 0 और 1 के बीच में जो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं उनको अपन क्यूबिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में भी कोई वैल्यू हो सकती है तो उसको अपन ने क्यूबिट बोल दिया, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि सारा का सारा लोड अपन ने एक ही प्रोसेसर के ऊपर दे दिया या फिर एक ही सर्किट के ऊपर दे दिया। इसके अंदर हमने क्या किया है, जो हमारे पास में सर्किट्स हैं उसको अपन ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब डिवाइड करने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे अपने पास में 5 बफर सर्किट्स बच जाते हैं। 5 बफर सर्किट्स का मतलब क्या है, अगर कल को कभी भी इनके ऊपर कंप्यूटर पे लोड ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन 5 बफर जो सर्किट्स है, बफर आई होप सभी को पता होगा, बफर ऐसी चीज होती है जिसको अपन थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए अगर कहीं पे वर्कलोड ज्यादा हो रहा है तो हम उस दूसरे की तरफ उसको शिफ्ट कर दें, तो 5 बफर सर्किट्स जो है उसके अंदर इसको कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर और क्या डाला गया है, तो 4 एरर डिटेक्शन क्यूबिट्स इसके अंदर डाले गए हैं। ऐसे यहाँ पे क्यूबिट्स डाले गए हैं जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है अगर मैं एक कोड रन कर रहा हूं, उस कोड के अंदर अगर कुछ भी गलती होती है तो उसके अंदर यहाँ पे ये 4 एरर डिटेक्ट करने के लिए ऐसे क्यूबिट्स हैं जो यहाँ पे इजीली इनको डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी जगह पे क्या गलती हो रही है, ये चीज यहाँ पे इजीली ये डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो गलती कोई हो ना हो उसके लिए भी हमने यहाँ पे एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे टेंटलम ऑसिलेशंस, ठीक है, यहाँ पे टेंटलम ऑसिलेटर्स जो है वो यहाँ पे लगाए गए। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग एक मटेरियल होता है, जैसे एक तरीके से बोल सकते हैं सिलिकॉन है। सिलिकॉन को भी अगर मैं और ज्यादा इनहेंस कर दूं तो एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो है उसको अगर मैं यूज करता हूं तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास में जो प्रोसेसिंग करने की पावर है वो और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। मतलब क्या है, जितना ज्यादा मैं अपने जो मटेरियल है जिसकी वजह से मैं माइक्रो प्रोसेसर्स बना रहा हूं, जितना ज्यादा मैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करता जाता हूं, उनको जितना ज्यादा इनहेंस करता जाता हूं, उतनी ज्यादा मेरी पास में यहाँ पे पावर और ज्यादा बढ़ जाती है कि किसी कंप्यूटर को मैं और ज्यादा कितना ज्यादा इनहेंस कर सकता हूं। एनहेंस परफॉर्मेंस के लिए अपन ने टेंटलम ऑसिलेटर्स का भी यहाँ पे यूज किया है। ये ऑसिलेटर्स बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बार को है ना कोई इंफॉर्मेशन लानी है, एक बार को कोई इंफॉर्मेशन ले जानी है तो वो कंटिन्यूअसली ये करते रहेंगे। इसी को अपन यहाँ पे टेंटलम ऑसिलेटर्स बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे आए कि क्वांटम और इसके क्वांटम एरर करेक्शन है। ये चीज क्या होती है, अब देखो हमारे जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं वो किसके ऊपर काम करते हैं, वो बिट्स के ऊपर काम करते हैं। आई होप सभी ने ये सुना होगा, बिट्स जरूर जानते होंगे। बिट्स बेसिकली क्या होता है कि एक जैसे केबी होता है, एक केबी भी किस चीज का बना हुआ है, वो बना हुआ होता है 8 बिट्स का, 8 बिट का वो बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये बिट क्या है, तो बिट यहाँ पे होती है 0 और 1 की वैल्यूज, ठीक है। रजिस्टर्स के अंदर मान लीजिए रजिस्टर है, उसके अंदर करंट आ रहा है तो उसको 1 की वैल्यू मान ली, अगर उसमें करंट नहीं आ रहा है तो उसको 2 की वैल्यू मान ली। ऐसा करके अपने पास में कुछ बिट्स आ जाते हैं। 8 बिट का 1 केबी हो जाता है, फिर 1024 केबी का अपन 1 एमबी बोलते हैं। ऐसे करके 1024 एमबी आएंगे, उनको फिर अपन 1 जीबी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कंटिन्यूअसली डेटा का साइज बढ़ता रहता है। अब इसके अंदर क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर जो है वो क्यूबिट्स के ऊपर काम करते हैं। जो नॉर्मल कंप्यूटर थे वो बिट्स के ऊपर काम करते थे, वहीं पे जो क्वांटम कंप्यूटर्स है वो क्यूबिट्स के ऊपर, क्वांटम बिट्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब क्वांटम बिट्स में ये चीज वो सिंपली ये सही समझता है कि यहाँ पे 0 और 1 के बीच में भी कोई वैल्यू हो सकती है, ये चीज वो स्पेशली ध्यान रखता है। क्लासिकल जो कंप्यूटर्स है वो इतना ही समझते हैं कि या तो 0 होता है या 1 होता है, या तो आर होता है या पार होता है, ठीक है। इसके अलावा बीच में कुछ नहीं है। इसके अलावा भी यहाँ पे है क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बीच में यहाँ पे कोई कंडीशंस को फिर भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एरर करेक्शन जो है वो काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा बड़े लेवल की अगर कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं, बहुत कोई एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, उस कंडीशन में मैं नहीं चाहता हूं कि कहीं से भी मेरे डेटा के अंदर एरर आ जाए। मान लीजिए कि अगर मैं चाहता हूं, जैसे इंडिया चाहता है कि इंडिया यहां से प्लूटो तक एक कोई मिशन भेजेगा। अब यहां से प्लूटो तक आपको मिशन भेजना है तो काफी सारी कैलकुलेशन, काफी सारी गणनाएं करनी पड़ेगी। यही जो गणनाएं हैं, अगर इनमें 1% का भी इशू आता है, 1% छोड़िए, मैं बोलता हूं 0.1% का भी इशू आता है, तो भी बहुत ज्यादा डिजास्टर्स ये हो सकता है। इसके अलावा मान लेते हैं डिजास्टर जैसा कुछ नहीं हुआ, बट स्टिल मैं बोलता हूं कि मैं प्लूटो के ऊपर एक सैटेलाइट भेज रहा हूं, ठीक है। अब प्लूटो के ऊपर जब मैंने सैटेलाइट भेजी तो आज से मैं यूं बोलता हूं, आज से
50 साल बाद में जब ये सैटेलाइट वहां पे पहुंचेगी, प्लूटो के पास में पहुंचेगी, या फिर आज से जितने टाइम के अंदर ये प्लूटो के पास पहुंचेगी, तो उस टाइम पे उसकी कोई एक फला फला लोकेशन मेरे को पता चल गई, उस जगह पे वहां पे प्लूटो होगा, उस जगह पे मैं उसको आज इजीली ग्रैब कर लूंगा। लेकिन मान लीजिए जब हमने सैटेलाइट भेजा, सैटेलाइट भेजने के टाइम पे हमने 0.01% का एक एरर कर दिया लोकेशन ढूंढने में। अब जैसे ही वो लोकेशन ढूंढी वो गलत निकली, तो इसकी वजह से हो सकता है कि प्लूटो किसी दूसरी दिशा में था और हमने सैटेलाइट किसी दूसरी दिशा में भेज दिया, तो पॉसिबल है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि अब जब गणनाएं बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ गणनाएं कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर तो ये एरर आना पॉसिबल ही पॉसिबल है। जैसे चैट जीपीटी है, सिंपल सा एक एग्जांपल लो, चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में से तुम है ना कहीं पे थोड़ा सा ढंग का लेवल का क्वेश्चन पूछ लो, या फिर तुम एक कोडिंग का क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है, उसके अंदर वो कोड तो लिखेगा, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ये चीज मैं मानता हूं, बट अगर तुम है ना एक ढंग का लेवल का एक क्वेश्चन पूछ लो जिसके अंदर कोड बहुत शानदार वाला है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि तुम जब कोड रन करोगे ना, उसी कोड को कॉपी करो और उसको पेस्ट करो, और उसके बाद में उसका यूज लोगे, तो उसके बाद में देखो तुम्हारे पास में कितनी एरर्स आती है। तुम्हारा जो कंपाइलर्स है ना, वो उसकी 12 नहीं बज जाए एक बार को, तो भी यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे जो हमारा एआई वगैरह है, या फिर जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, इसको एक्यूरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपने पास में सेकंड चांस नहीं होगा। क्योंकि एक बार क्वांटम कंप्यूटर ने कोई है ना वैल्यू सॉल्व करके दे दी, तो क्लासिकल कंप्यूटर को तो सॉल्व करने में उसको कई साल लग जाएंगे। वही चीज जो उसने चुटकियों में सॉल्व करके दी है, वही चीज को क्लासिकल कंप्यूटर को कई साल लग जाएंगे, तो इस वजह से वेरीफाई करने का भी कोई चांस नहीं है वहां पे, तो ठीक है। तो इस वजह से काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो बिल्कुल एरर्स के बिना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपना टॉपिक, बहुत शानदार टॉपिक, बहुत शानदार टॉपिक। इसके अंदर क्या है, फेरीहाइड्रेट ऑन मार्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज आई है। फेरीहाइड्रेट्स मिले हैं मार्स के ऊपर। अब मार्स के ऊपर कुछ चीज अपन ने ढूंढी है, ठीक है। क्या चीज ढूंढी है, तो वो फेरीहाइड्रेट ढूंढे। फेरीहाइड्रेट बेसिकली क्या होता है, फेरीहाइड्रेट एक तरह का मटेरियल होता है, ठीक है। सिंपल सा अगर समझोगे तो ये क्या होता है, ये एक तरह का मटेरियल होता है, ठीक है, एक तरह का मटेरियल होता है। अब मटेरियल की स्पेशलिटी क्या है, इस मटेरियल की स्पेशलिटी ये है कि ये ठंडे और पानी वाले इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करता है, ठीक है, ठंडे और पानी वाले इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करता है। मार्स के ऊपर पानी या फिर मार्स के ऊपर ठंडा इन्वायरमेंट, ये चीज तो यूनिक है। यहां पे अगर मैं बोलूं मार्स क्या ठंडा है क्या, मार्स तो ठंडा है। क्यों, क्योंकि सूर्य से तो चौथा ग्रह है, ठीक है, पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है। मार्स हमारे मतलब मार्स जो है वो ठंडा इन्वायरमेंट रखता है, इतना तो मुझे पता है। लेकिन क्या पानी है वहां पे, क्या पानी है वहां पे, यही तो चीज अपन खोज रहे थे ना, कि यहाँ पे किसी दूसरे प्लेनेट के ऊपर अपन को पानी मिल जाए, तो अपन ये भी चांस देखें कि यार क्या ही यहाँ पे एक लाइफ तो ना रही थी कभी किसी साल में। हम ह्यूमंस जब एग्जिस्ट करना ही स्टार्ट नहीं हुए थे, उससे पहले क्या कहीं पे मार्स के ऊपर लाइफ तो नहीं थी। तो ये चीज अपन यहाँ पे स्पेशली देखें, तो फेरीहाइड्रेट से अपन को ये चीज एक सिम्टम मिला है, या फिर एक मैं बोलूं हिंट मिल गया, ठीक है। हिंट मिलने की वजह से क्या हुआ कि फेरीहाइड्रेट एक तरह का ऐसा मटेरियल होता है जो ठंडे और पानी वाले क्षेत्रों के अंदर ग्रो करता है। ठंडा तो ठीक है, लेकिन पानी वाला मतलब क्या है कि वहां पे पानी किस फॉर्म में रहना चाहिए, वहां पे लिक्विड फॉर्म के अंदर रहना चाहिए, द्रव्य फॉर्म के अंदर रहना चाहिए। तो यही जो द्रव्य फॉर्म आती है, यही चीज हमारे लिए इंटरेस्ट की बन जाती है कि अगर मार्स के ऊपर लिक्विड पानी था, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हो सकता है कि वहां पे लाइफ भी हो सकती है। मतलब एक हैबिटेबल एरिया के अंदर आने वाला एक ऐसा प्लेनेट जिसके ऊपर लिक्विड पानी भी था, तो हो सकता है कि वहां पे पानी के साथ साथ में वहां पे जो लाइफ है वो भी रहा हुआ है। अब इसके बारे में एक जनरल आइडिया दे दूं तुम्हें, तो मार्स को बोला जाता है रेड प्लेनेट, ठीक है। मार्स को बोलते हैं अपन रेड प्लेनेट बोलते हैं। अब रेड प्लेनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका जो सॉइल है वो बना है फेरस ऑक्साइड से, ठीक है, ये बना है फेरस ऑक्साइड से, ठीक है। फेरस ऑक्साइड नाम के एक तत्व से बना है, जिसका रंग कैसा होता है, जिसका रंग होता है लाल, ठीक है, जिसका रंग होता है लाल। जैसे जंग खाया हुआ लोहा होता है ना लाल कलर का, वैसा वैसा, ठीक है, सेम कलर होता है। तो इसका कलर जो है, मार्स का जो कलर होता है वो भी रेड होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ कि जो पानी है, क्योंकि उसको कई साल बीत चुके हैं, तो पहले कभी लिक्विड में रहा होगा, लेकिन अभी जाके वो कैसा हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो पानी है, मार्स के ऊपर जो पानी जो हमें मिल सकता था, जो हमें पॉसिबिलिटी थी कि वो मिल जाएगा, वो चीज अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी, वो चीज भी खत्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इंप्लीकेशंस ऑफ हैबिटेबिलिटी, ठीक है, इसके अंदर मतलब क्या है,
अच्छा, वैसे ये बता दूं कि तुम्हें ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है, ये वैसे तो मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, बट जनरल हिंदी के अंदर ही अपन बात कर रहे हैं। अगर आपको हिंदी के नोट्स चाहिए ना, तो इसी पीडीएफ के नीचे की साइड में अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे आपको हिंदी पीडीएफ भी मिल जाएगी, हिंदी नोट्स मिल जाएंगे। तो बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज के अंदर ही मैंने लिखा है, ऐसा करके कोई रॉकेट साइंस नहीं है, साइंस टेक पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है रॉकेट से पढ़ेंगे सीधा, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो इम्प्लीकेशंस ऑन हैबिटेबिलिटी, मतलब क्या है कि अगर कल को हम यहाँ से बोलिया बिस्तर लेके या फिर झोला उठा के निकल लेते हैं कि हम मार्स पे रहेंगे आपसे, ठीक है। इलॉन मस्क भैया अब काम कर देते हैं, बिल्कुल है ना, जैसे लोकल बस चलती हैं, सिटी बसें चलती है ना, इसके दाम पे ले आते हैं रॉकेट्स के लॉन्चेस को, उसके साथ में उसका जो किराया है वो इतना ज्यादा सस्ता हो जाता है। तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे एक बार को मार्स पे रह के झोला उठा के चल देंगे मार्स पे, और ये जैसे ही झोला उठा के यहाँ पे जाएंगे तो वहां पे रहने के लिए हैबिटेबल क्लाइमेट भी तो होना चाहिए। तो हैबिटेबल क्लाइमेट के लिए क्या इंप्लीकेशंस आती है वो चीज अपन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना, प्रेजेंस ऑफ फेरीहाइड्रेट। प्रेजेंस ऑफ फेरीहाइड्रेट, ये तो अभी जस्ट देखा ना कि अभी जस्ट ये डिक्लेयर हुआ है। तो फेरीहाइड्रेट्स बेसिकली ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो लिक्विड पानी के अंदर डेवलप करते हैं, तो लिक्विड पानी अपन को मिल गया तो वेल एंड गुड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई एंशिएंट टाइम में हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक लाइफ जो है वो सस्टेन करती हो। अब हो सकता है ह्यूमंस के जितनी डेवलप ना हो, एक लोअर लेवल की कोई लाइफ हो, वो भी यहाँ पे लोअर लेवल का कोई लाइफ फॉर्म हो, वो भी यहाँ पे मिल सकता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे वाटर की एक्टिविटी रही होगी प्लेनेट के ऊपर, अभी तो पानी मिल नहीं रहा, बट हम मान के चलते हैं कि मार्स के ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी रही होगी, या फिर पानी की जो एक्टिविटी है वो रही होगी। इसके अलावा लाइफ सपोर्टिंग का जो क्लाइमेट है वो भी यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मार्स के पास में भी खुद का एटमॉस्फेयर है। तो हो सकता है भैया वहां पे जो पानी है, पानी की वजह से क्या होता है ना, पानी की वजह से बनती है जल वाष्प। जल वाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, पता है ना इतना तो, वेरी गुड। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से वो क्या करती है, हमारे अर्थ के टेम्परेचर्स को मेंटेन करती है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला अपन को याद रखना है। अब यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। अब मेरे को फेरीहाइड्रेट मिल गया, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि मतलब मेरे काम क्या आने वाला है, ये बताओ मुझे। तो मेरा क्या लेना देना है भाई मार्स से, ये चीज मुझे बताओ। हमारा लेना देना डायरेक्टली तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली ह्यूमैनिटी का बहुत ज्यादा फायदा है। कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, एविडेंस ऑफ वाटर मिला है हमें। फेरीहाइड्रेट मिलने से हमें इतना पता चल गया है कि इस एरिया के अंदर बहुत समय पहले लिक्विड रूप में पानी मिला करता था। बहुत बढ़िया, अर्थ के ऊपर आज भी लिक्विड रूप में पानी है, वीनस के ऊपर आज भी लिक्विड रूप में पानी है, तो अर्थ के ऊपर तो लाइफ है। तो क्या मान सकता हूं कि पहले है ना मार्स के ऊपर भी लाइफ रही होगी, हो सकता है भैया, है ना। तो दूसरा क्या है, पोटेंशियल फॉर लाइफ, हो सकता है पहले लाइफ ना रही हो, बट आने वाले कुछ समय में लाइफ आ जाए वहां पे, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा मार्स जो है वो गोल्डीलॉक्स जोन के बहुत ज्यादा पास में, मतलब वो सन से ऐसे डिस्टेंस के ऊपर है जहां पे ना तो उसको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, ना उसको सर्दी बहुत ज्यादा लगती है। तो एक ठीक ठाक सा इसका इन्वायरमेंट है, तो इसकी वजह से ये चांस आ जाता है कि यहाँ पे लाइफ जो है वो सस्टेन की हुई है। तीसरा यहाँ पे आता है क्लाइमेट की हिस्ट्री। क्लाइमेट की हिस्ट्री को समझने के लिए ये कैसे वेट टू ड्राई हो गया, मतलब पहले यहाँ पे पानी हुआ करता था, अभी यहाँ पे बिल्कुल ये सूख गया। तो ये चीज को समझने के लिए भी हम यहाँ पे इसका यूज ले सकते हैं, हम यहाँ पे इस चीज का सिग्निफिकेंस जो है वो समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, अब मार्स के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। यहाँ पे मार्स मार्स करे जा रहे हैं, रेड प्लेनेट है, ये है वो है, तो मार्स है क्या चीज। बेसिकली मार्स एक ग्रह है जो हमारे चौथे नंबर पे आता है सूर्य से। सूर्य से पहला जो ग्रह आता है वो आता है मरकरी, सेकंड आता है वीनस, थर्ड आता है अर्थ, और उसके बाद आएगा मार्स, ठीक है। तो ये रॉकी प्लैनेट्स के अंदर सबसे लास्ट है। इसके बाद में जोवियन प्लैनेट्स आ जाते हैं। जोवियन प्लैनेट्स कौन से हैं, तो जोवियन प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो गैस के बने हैं, ठीक है, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ठीक है। ये चारों प्लैनेट जो है वो जोवियन प्लैनेट्स है। अब यहाँ पे देखो, हमारे सूर्य से चौथा प्लैनेट पे आता है, ये चौथे नंबर पे आता है ये प्लैनेट, ठीक है। अब अर्थ से बड़ा ये छोटा, अर्थ से छोटा प्लैनेट है, ठीक है, अर्थ से ये छोटा प्लैनेट है। कलर कैसा दिखता है इसका, जैसे जंग खाया हुआ लोहा दिखता है वैसा के वैसा लाल कलर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिन होता है, ठीक है, इसका जो वायुमंडल है वो काफी ज्यादा थिन है। इसके अलावा यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत ज्यादा डस्ट है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है, ठीक है, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये सांस लेने के लायक नहीं है, और वैसे भी उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस वैसे भी बहुत ज्यादा कम है, तो इसकी वजह से भी इतना ज्यादा सूटेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे कि मून्स कौन कौन से हैं, इसके चंद्रमा कौन से हैं, तो पृथ्वी ऐसा पहला ग्रह शुरू हो जाता है जिसके पास से मून होने शुरू हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मून, सबसे जो पहला मून नंबर में मिलता है तीसरे प्लेनेट पे मिलता है अर्थ के ऊपर। उसके बाद में आता है मार्स। मार्स के पास में कितने प्लेनेट, कितने मून्स है, दो है, ठीक है। कौन कौन से, एक तो फोबोस है और दूसरा डीमोस है, ठीक है, एक तो फोबोस दूसरा डीमोस। फोबोस के
चौड़ाई कितनी है भैया, लंबा चौड़ा कितना है 6000 किलोमीटर। डीमॉस कितना है, तो ये थोड़ा सा मोटा बच्चा है, ठीक है, ये कितना है 20,000 किलोमीटर का, ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ इसकी बढ़िया है, तो ये 20,000 किलोमीटर के लगभग चौड़ाई में आता है, ठीक है। इसके बाद में देखें गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण जो है हमारे पृथ्वी के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण है उसका 1/3 है। 1/3 में वैल्यू भी तो होगी, है ना, यूपीएससी ये वैल्यू पूछ ले कि नहीं भैया आप बताओ मुझे कि वैल्यू कितनी है, तो ये चीज मुझे बताओ। तो यहाँ पे 3.711 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास में कुछ यहाँ पे वैल्यू रहती है, ठीक है। अगर यूपीएससी शाना ही लगाता है और यहाँ पे तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसके अंदर अपन को वापस से उसका यूं है कि ईंट का जवाब पत्थर से जैसे दिया ना, वैसा ही यहाँ पे ये फैक्ट मारना है उसके मुंह पे कि 3.711 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास में आता है, ठीक है। तो हमको पता है ऐसे हम ना, अब अपन को यूपीएससी से चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। नेक्स्ट अपना यहाँ पे आता है ओलिम्पस मॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओलिम्पस मॉन्स क्या है, हमारे पूरे सौर मंडल के अंदर सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है उसको बोलते हैं अपन ओलिम्पस मॉन्स, ठीक है। ओलिम्पस मॉन्स कौन से प्लेनेट पे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा मार्स के ऊपर, ठीक है। अगर मुझे ओलिम्पस मॉन्स देखने जाना है तो मुझे कहां चले जाना पड़ेगा, मार्स के ऊपर जाना पड़ेगा। तो इलॉन भैया की जो सरकारी रॉकेट है उसके ऊपर 25 रुपए का किराया कटवा के सीधा मैं पहुंचूंगा मार्स के ऊपर। मार्स के ऊपर जाते ही वहां से लूंगा मेट्रो से सीधा मैं पहुंचूंगा ओलिम्पस मॉन्स के ऊपर, वहां पे मैं खिंचाऊंगा बढ़िया फोटो और उसके बाद पृथ्वी पे वापस आ जाऊंगा, ठीक है। सिंपल सा है। नेक्स्ट देखो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसा है। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन किसका भाई, मार्स का। मार्स के एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसा है, यहां पे 95.32 मेरिट में आया हुआ है कौन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो मेरिट में आया हुआ है, ठीक है। 95.32 जो परसेंटेज के साथ में सबसे ऊपर चल रहा है। क्या ये अपन सांस में लेते हैं, क्या सांस में तो नहीं लेते है ना, एक्सहेल जरूर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर जरूर निकालते हैं अपन, इनहेल तो नहीं करते। तो यहाँ पे प्लांट्स के तो मजे ही मजे हो जाएंगे, ठीक है, अगर प्लांट्स अपन उगाने लग जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड खूब सारी है, तो इस वजह से प्लांट्स के तो एकदम मजे मजे। उसके बाद में देखो यहाँ पे नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन कितना मिलेगा 2.7%। यहाँ पे अर्थ के ऊपर तो ये डोमिनेट करता है 78% सीधा, ठीक है। लेकिन मार्स में जाते हैं यहाँ पे इनकी भी हवा टाइट हो जाती है भाई, कितनी होगी तो 2.7% हो जाता है। उसके बाद में देखो आर्गन एक गैस आती है, आर्गन गैस कितनी आती है 1.6%, पूरी 1.6% के साथ में। और हमारे प्यारे ऑक्सीजन की अगर बात करोगे तो वो कितना है सिर्फ 0.13%, सिर्फ 0.13%, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है सांस लेने की थोड़ी सी एक इशू है, यहाँ पे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी मार्स बढ़िया जगह है, चिल मारते हैं सारे लोग, गया तो कोई नहीं है पर चिल मारते हैं सभी लोग। चलिए नेक्स्ट अपन देखें, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो टेक्नोलॉजी की जो हमारी मिनिस्ट्री है मेटी, ये यहाँ पे लॉन्च करती है AI कोश, ठीक है। इसको कोशा नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है AI कोश, ठीक है। कोश, कोश क्या होता है, भंडार, किसी चीज का स्टोरेज, रिजर्वायर, है ना। तो यहाँ पे अब पूरे पर्यायवाची तो क्या करूं, बट यहाँ पे समझ गए ना अब तो। यहाँ पे तो AI कोश यहाँ पे लॉन्च किया गया। AI कोश क्या चीज है, ये है एक डेटाबेस, ठीक है, ये है एक डेटाबेस। मतलब यह है कि जितनी भी हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, जितनी भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, जितने भी हमारे पास में ये चीजें जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उस सभी को स्टोर करने के लिए हमने एक AI कोश बना दिया है, ठीक है। इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, इंडिया के जितना भी AI डेटाबेसेस प्लेटफॉर्म है इन सभी को कर देंगे मर्ज, ठीक है। इन सभी को कर देंगे मर्ज। इन सभी को मर्ज करने के बाद में क्या होगा भाई, ऐसा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब चीजों को अपन ने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली करेंगे क्या कि यहाँ पे जितना भी गवर्नमेंट का डेटा होता है, जितना भी गवर्नमेंट रिलेटेड डेटा होता है, ठीक है, जितना भी गवर्नमेंट रिलेटेड डेटा होता है वो सारी एक ही रिपोजिटरी के ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद में हमने क्या किया, कंप्यूटर पे बैठे, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे मैं कोई एजेंट हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठे, मैंने वहां पे टक 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 करके कमांड दी कि भाई इस पर्सन का मुझे जितना भी डेटा है वो सारा मिल जाए, और वो सारा डेटा मुझे एक ही क्लिक के अंदर आके सारा मिल जाएगा। जहां जहां पे भी वो डेटा सेव था या फिर जहां जहां पे भी उसके बारे में कुछ रिलेशन मिलेंगे, डेटा के बारे में कोई रिलेटेड चीजें मिलेगी, वो सारा मुझे एक ही क्लिक के अंदर आके मिल जाएगा। अब बताओ भाई ये चीज क्या है, काम की है या नहीं है, बहुत काम की है अपने पास में। सिक्योर्ड बनाना है इसको, है ना। दिक्कत तो यही आती है डेटा के साथ, तो दिक्कत यही आती है कि AI तो है,
एआई है, एआई बढ़िया काम कर रहा है, भला मानुस है, लेकिन एआई जो है वो सिक्योर्ड है या नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक बढ़िया तिजोरी बनाई है, उसके अंदर मैंने अपना सारा डेटा रख दिया है, अब तिजोरी पे सिर्फ ताला लगाना भूल गया, ठीक है? तो ये एक कंसर्निंग चीज है, ठीक है? तो यहाँ पे इसके बारे में देखा है, तो यहाँ पे एआई के बारे में अपन को इनोवेशन करना है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, 300 से ज्यादा जो डेटाबेसेस हैं उन सभी को अपन एक साथ में मर्ज कर देंगे, और 80 से ज्यादा एआई मॉडल्स जो हैं उन सभी को अपन मर्ज कर देंगे, जिसकी वजह से ये मेरा पूरा जो डेटा वाला काम है ये सारा इसके थ्रू चलता रहेगा। अब इसके अंदर अपन क्या क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे एआई डेटा का सैंडबॉक्स बनाया जाएगा। सैंडबॉक्स मतलब क्या है, जितना भी डेटा है वो सारा एक जगह पे, ठीक है? तो हैक हो तो एक जगह से हो, मिले तो एक जगह से मिले। इसके अंदर क्या क्या आएगा, आईडीई आएगा। आईडीई क्या होता है, इंटरमीडिएट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। मतलब क्या है कि दो सर्वर्स के बीच में, दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन दोनों के बीच में डेटा शेयर कैसे होगा, बीच में कोई एनवायरनमेंट चाहिए, है ना? तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो उसको बोला जाता है आईडीई, ठीक है? इंटरमीडिएट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब क्या है, दो चीजों को यहाँ पे मैं डेवलप करना चाहता हूं, तो उसको किस तरह से मैं चलाऊंगा, तो वो इसके थ्रू, या फिर मैं कोई टूल्स यूज करूंगा, या फिर मैं ट्यूटोरियल्स यूज करूंगा, है ना? ट्यूटोरियल्स तो हर चीज में चाहिए ही है, कि डेटा में हम इतना कोई बिल्कुल आइंस्टाइन तो हो नहीं गए अभी, ठीक है? तो इस वजह से हमें डेटा के बारे में जितना ज्यादा समझ आनी चाहिए वो तो चीज चाहिए ही चाहिए। इसके बारे में देखो, डेटा सोर्सेज क्या क्या होंगे। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डेटा सोर्स तो अपन ने लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे होगा क्या क्या ये तो बताओ। तो 2011 का सेंसस, 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी, एक तो उसका डेटा जितना भी होगा वो सारा आ जाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे सैटेलाइट की जितनी भी हमने इमेजेस लिए हैं वो सारी भी यहाँ पे स्टोर कर देंगे। इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे आएगा ओजीडी। ओजीडी क्या है कि ओपन गवर्नमेंट डेटा। ओपन गवर्नमेंट डेटा मतलब ऐसा सरकारी डेटा जो सबके लिए ओपन है, उसको भी हम यहाँ पे रख लेंगे, तो इसको बोलते हैं ओपन गवर्नमेंट डेटा, ठीक है? उसके बाद में हमारे हेल्थ के बारे में कुछ चीजें हैं, वेदर के बारे में कुछ चीजें हैं, पॉल्यूशन के बारे में कुछ चीजें हैं, पॉल्यूशन का डेटा वगैरह है। तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, इन सभी डेटा को अपन एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करा देंगे। इंडिया का जो एआई मिशन है, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्च 2024 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। 2024 में हम इन उम्मीदों के साथ में हम आगे बढ़े हैं कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक टाइम पे एआई के अंदर भी हम महारत हासिल कर लेंगे। तो ये चीज के अंदर थोड़ा सा अभी पिछड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे स्टिल ग्रोथ का तो स्कोप होता ही है, ठीक है? नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पे ज्यादा बढ़ाई जाएगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है? इन दोनों को जोड़ने की वजह से क्या होगा, इनोवेशन आ सकता है, नया डेटा जनरेट होता है, नई टेक्निक्स आती हैं, नई चीजें सीखने को मिलती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा इंप्लीमेंटिंग एजेंसी भी हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है? इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन नाम की एक डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन नाम की एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आ जाएगी कि अगर हमें एआई को आगे बढ़ाना है, तो उसके अंदर हमें जो मेन कंपनी यहाँ पे मेन फोकस में रहने वाली जो कंपनी है वो कौन सी हो जाएगी, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन करके यहाँ पे एक कंपनी जो है वो इसके अंदर मेन कंपनी हो जाएगी, ठीक है? अब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है भाई, यहाँ पे क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हम यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यहाँ पे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे तो अपन ना के बराबर तो पैसा खर्च करते हैं, वो चीज हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है अभी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है, ठीक है? तो ये चीज अपन को एक तो बढ़ानी है। दूसरा क्या करेंगे अपन, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन जो है वो उसको बढ़ाएंगे, कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के पास में अगर कोलैबोरेशन ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, नए फंड्स आते हैं, तो जिसकी वजह से नया इनोवेशन आता है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 से ज्यादा जीपीयूज को, ठीक है, जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है, आप सभी को पता होगा एआई का जो डेटा होता है उसको आप रेंडर करने के लिए जीपीयूज का यूज करते हैं। सीपीयूज बहुत कम यूज आते हैं, जीपीयूज उसके अंदर ज्यादा यूज आते हैं, ठीक है? तो ये जो जीपीयूज है, 10,000 से ज्यादा हम जीपीयूज जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, एआई सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपन यहाँ पे एक डेवलप करेंगे। एआई सुपर कंप्यूटिंग चीज क्या होती है, सुपर कंप्यूटर सुना होगा, जैसे वेदर फॉरकास्ट करते हैं तो उसके अंदर अपन को एक सुपर कंप्यूटर चाहिए होता है, क्योंकि गणनाएं वहां पे लाखों अरबों खरबों में आ जाती है, तो इस वजह से उसके लिए आपको बड़ा प्रोसेसर चाहिए होता है या फिर बड़ा कंप्यूटर चाहिए होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर
कंप्यूटर्स के अंदर एक और तड़का लगा दो उसके अंदर एआई का, ठीक है। एआई का जब तड़का लगा दोगे तो उसकी वजह से वो और ज्यादा बेटर, और ज्यादा उस डेटा को मैनेज करने वाला हो जाता है, ठीक है। अब ये कौन सा है, जैसे एक एरावत करके हमने एक एआई सुपर कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। हमने एरावत करके एक सुपर कंप्यूटर बनाया है। कहां पे बना है, वो सीडेक लेबोरेटरी के अंदर बना है। ये क्या है, सीडेक क्या चीज है, सीडेक एक लेबोरेटरी है। कहां पे आती है, तो भाई पुणे में आती है। पुणे कहां आता है, महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र कहां आता है, भारत में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पुणे के अंदर आता है ये एआई कंप्यूटर, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एथिकल एआई को प्रमोट करेंगे। एथिकल एआई मतलब कि कल को एआई ऐसा थोड़ा सा बावला ना हो जाए और बावला होकर फिर अपने है ना, मतलब जो इंसान है उन्हीं के पीछे ना पड़ जाए, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाएगी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता है कि कोई भी स्कीम के अंदर ये चीज तो देखो मस्ट होती है कि मैं अगर अपना डेटा दे रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा डेटा कहाँ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक्सेस जो है वो किन लोगों को दी जानी चाहिए, ये सारी चीजें भी अपन को इंश्योर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीजें भी यहाँ पे इंश्योर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आ जाता है, इसको अपन बोलते हैं सन्स मैग्नेटिक फील्ड या फिर सोलार मैक्सिमस, ठीक है। सोलार मैक्सिमस इसको बोलते हैं, सोलार मैक्सिमस। सोलार मैक्सिमस बेसिकली क्या होता है ना, कि देखो सूरज जो है वो हमारा एक मैग्नेट के तरह काम करता है, एक चुंबक के तरह काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उस तरह से एक चुंबक के जैसा कुछ काम करता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, हर 11 साल के अंदर ये जो चुंबकीय ध्रुव है ना, ये अपनी जगह परिवर्तित कर देते हैं। उत्तर आ जाता है दक्षिण की जगह और दक्षिण आ जाता है उत्तर की जगह। ये जब यहाँ पे उलटफेर हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पे हमारे थोड़े से दिक्कत आ जाती है, ठीक है। दिक्कत क्या है, थोड़ी सी नहीं है, मतलब थोड़ी सी बड़ी वाली दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या है जाती है कि यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही सन ये चीज करता है 11 साल के आसपास में, जब इसे नॉर्थ और साउथ पोल को ये जब फ्लिप करने की कोशिश करता है ना, तो उस चक्कर में क्या होता है कि हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारा कोरोनल मास इजेक्शन आके पड़ता है, ठीक है। कोरोनल मास इजेक्शन का मतलब क्या है कि हमारा जो सन है उससे कंटिन्यूअसली बहुत सारी वेव्स, बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती रहती है, ठीक है। अब ये एनर्जी जो है जब तक सन नॉर्मल कंडीशन में तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सन जो है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम में होता है, जब नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है वो थोड़े से शिफ्ट होने लगते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे कोरोनल मास इजेक्शन जो है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी पृथ्वी के ऊपर ये बहुत सारे जो सूरज के कण हैं या सूरज के जो तत्व हैं वो आके लगते हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा एक कंसर्निंग चीज है। तो वही चीज है कि हमारा जो सूरज है वो एक बार मैग्नेट की तरह, इस तरह से एक चुंबक जो होती है उसके जैसा काम करता है, जिसके पास में क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स से बनती है। सबकी मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। ये हर 11 साल के आसपास में एक टाइम पीरियड आता है जब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का रिवर्स कर लेता है। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल, साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल, इस तरह से ये कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सौर चक्र या फिर सोलार साइकिल, ठीक है। इसी को बोला जाता है सौर चक्र या फिर सोलार साइकिल, ठीक है। तो सोलार साइकिल जो है जैसे ही ये कंप्लीट होती है, मतलब क्या है, ये जो मैक्सिमम, ये जो जैसे चेंज वाली कंडीशन आती है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन सोलार मैक्सिमम, ठीक है। इसको बोला जाता है सोलार मैक्सिमम। तो ये सोलार मैक्सिमम जो है हर 9 से 13 साल के बीच में एक बार आता है। तो 9 से 13 साल के बीच में आने की वजह से पृथ्वी के ऊपर एक बार को थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे उसी टाइम पे हमारे ऊपर यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अब सोलार मैक्सिमम क्या है, पीक ऑफ सोलार साइकिल। सोलार साइकिल जिस टाइम पे खत्म होने वाली होगी उस टाइम पे जो कंडीशन आती है उसको अपन यहाँ पे सोलार मैक्सिमम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारी यहाँ पे सोलार एक्टिविटीज जो है वो बढ़ जाती हैं। जैसे एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सूरज की जो ऊर्जा आती है वो बढ़ जाती है, लाइट बढ़ जाती है, रेडिएशन सूरज से जो निकलने वाली किरणें हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा सनस्पॉट्स, जो सूरज के ऊपर काले धब्बे आते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने पर ये चीजें तो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो रिवर्सल है, ये चीज कब होती है, तो ये हर 1 से 2 साल का इसके अंदर टाइम पीरियड लगता है।
हो सकता है 1 साल के अंदर हो जाए, 1 साल के अंदर अंदर ही हो जाए, हो सकता है 2 साल के आसपास में टाइम लग जाए। तो यहाँ पे टाइम उसको काफी ज्यादा लगता है, ठीक है। और दो सोलार मैक्सिमा के बीच में टाइम पीरियड कितना होता है, 9 से 13 साल के आसपास में यहाँ पे टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 से 13 साल के आसपास में यहाँ टाइम होता है। अर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट है, अर्थ के ऊपर बहुत सारी पड़ती हैं सोलार फ्लेयर्स। सोलार फ्लेयर्स क्या होती है, तो जैसे ये सन है, सन के अंदर मान लो एक ज्वालामुखी फटा और ज्वालामुखी फटने की वजह से लावा वापस से इसी के ऊपर आके गिर जाता है। तो इस तरह की ये जो रिंग्स बनती रहती है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली, उसको क्या बोला जाता है, सोलार फ्लेयर्स। सोलार फ्लेयर्स उसके अंदर बहुत ज्यादा बन जाती है, ठीक है। और सीएमईज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सीएमईज क्या है, कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है, कोरोनल मास इजेक्शंस, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब क्या है कि सूर्य जो है, सूर्य के जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम बोलते हैं कोरोना, ठीक है, उसको कोरोना बोलते हैं। वायरस नहीं है ये कौन सा है, ये सन के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो सबसे ऊपरी लेयर है, हमें जो सूरज दिखता है ना वो उसका एटमॉस्फेयर दिखता है, सूरज नहीं दिखता, ठीक है। तो वो जो एटमॉस्फेयर हमें दिख रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं कोरोना। कोरोना जब ब्लास्ट करता है या कोरोना के ऊपर कोई भी चीजें है ना होती है, तो वो सारी चीजें क्या करती है, बहुत सारे तत्वों को अपने सोलर सिस्टम के अंदर फेंक देती है, उछाल देती है, और उसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कोरोनल मास इजेक्शन जो है वो आता है, और ये पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो ये चीज भी अपन एक कंसर्निंग चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है पृथ्वी के ऊपर, मैं बोल रहा हूँ कंसर्निंग, सर बताओ तो सही होता क्या है पृथ्वी के ऊपर, होगा क्या। तो हमारी जो पावर ग्रिड्स हैं, मतलब जो आप उनके पास में, मेरे पास में जो बिजली आ रही है, आपके पास में जो बिजली आ रही है, मान लो कि अभी सोलार मास इजेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो पावर ग्रिड्स है वो फेल हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास में लाइटें चली जाएगी, आपके पास लाइटें चली जाएगी, फिर मैं यहाँ से आपको पढ़ाऊंगा कैसे, है ना। तो ये सारी मेजर कंसर्न तो अपना यही है ना, अपने हमेशा फोकस उसी पर रखना जो चीज अपना गोल है, ठीक है। हमें पढ़ने का गोल है तो हम यहाँ पे यही चीज ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ पे ब्लैकआउट्स हो सकते हैं। ब्लैकआउट्स आपने जरूर देखा होगा कि जब अपन एयर रेड के साइरन चलाए थे उसके अंदर ब्लैकआउट किए थे। ब्लैकआउट का मतलब क्या है कि पूरे सिटी के अंदर बिजली आ ही नहीं रही है, तो ये ब्लैकआउट हो गया। इसके अलावा सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड कौन है, जो पृथ्वी से बाहर है। पृथ्वी के पास में भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो थोड़ा बहुत हमको बचा लेगी, ठीक है, लेकिन पृथ्वी से बाहर सैटेलाइट्स भी तो हैं। सैटेलाइट्स के ऊपर काफी ज्यादा इनका जो है वो काफी ज्यादा डैमेज होगा। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है उनके ऊपर सबसे ज्यादा इन तत्वों का इफेक्ट होता है। इसके अंदर हमारे जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो डाउन हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे जीपीएस सिस्टम है, जैसे इंडिया का नेविक वगैरह है, तो इस टाइप के जो सिस्टम्स है ना वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा कंसर्न वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें तो यहाँ पे हाइड्रोजन पावर फ्यूल सेल्स, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल्स, ठीक है, हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल्स। हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल्स के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पे हाइड्रोजन, किसी भी एक गाड़ी, जैसे गाड़ी हो गया या फिर कहीं पे भी मैं बिजली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर दूंगा, ठीक है। हाइड्रोजन मैं उसके अंदर भरूंगा, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई जाएगी ऑक्सीजन के साथ में, हाइड्रोजन को जोड़ा जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है हमारा H2O। और क्योंकि इन दोनों को साथ में जोड़ा गया तो जोड़ने के साथ में ही क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है, ठीक है, ऊर्जा बन जाती है। यही ऊर्जा किस फॉर्म में होगी, ये होगी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ठीक है। ये किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, बिजली की फॉर्म में होती है। और बिजली की फॉर्म में होने के कारण ही यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी चला सकता हूँ, या फिर मैंने बिजली बनाई है उससे मैं यहाँ पे कोई गाड़ी मैं है ना यहाँ पे कोई भी जो ट्रांसपोर्टेशन कर सकता हूँ, या फिर अपने घरों के अंदर बिजली दे सकता हूँ, ठीक है। अब ये किया कैसे जाता है भाई, हम यहाँ पे फ्यूल सेल बना रहे हैं। अब फ्यूल सेल बनाने में एक टेक्निक याद रखना कि यहाँ पे किया क्या जाता है, ये हाइड्रोजन है हमारे पास में, ठीक है, H2 है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मैं जोड़ूंगा एनोड के साथ में। एनोड कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव, ठीक है, एनोड नेगेटिव, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मैं किसके साथ में जोड़ दूंगा, उसको मैं जोड़ दूंगा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में, कैथोड के साथ में जोड़ दूंगा। तो एक हो गया एनोड, एक हो गया कैथोड, इन दोनों के बीच में यहाँ पे बिजली प्रवाहित करनी है, तो वही क्या हो गया अपना इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली बिजली बनाने के अंदर थोड़ा सा हेल्प करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स वगैरह के तरह समझ सकते हो, तो ये बिजली बनाने के अंदर काम करता है, ठीक है। इसके अंदर टेक्निक यही है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ऊर्जा जो है हमारी इन दोनों के बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में ट्रांसफर होने लगती है, या फिर ये जो पार्टिकल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर होने लगते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे बनता है चार्ज, ठीक है, हमारे यहाँ बनता है चार्ज। और चार्ज किस फॉर्म में बन रहा है, वो बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ठीक है, वो बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, बिजली की फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे गाड़ियां वगैरह चलती हैं, ठीक है।
चलिए जी। हाँ जी, कहाँ थे? हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे। देखो, हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या चीज़ है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल बहुत शानदार चीज़ है। अगर देखो, अगर हमें हाइड्रोजन बनाना आ गया ना, तो बोल सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन करना क्या होता है हमें, अब ये बनानी कैसे? देखो, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को हम लगा देते हैं एनोड के ऊपर, फिर दूसरी साइड में जो ऑक्सीजन है उसको लगा देते हैं कैथोड के ऊपर, अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक है, उसके बीच में फिर इलेक्ट्रोलाइट का ही काम आ जाता है कि उसके अंदर फिर भी यहाँ पे बिजली बनाई जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कैटलिस्ट एक बीच में डाला जाएगा। कैटलिस्ट क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को तेज करने का काम करते हैं, तो ये कैटलिस्ट होता है। तो कैटलिस्ट जो होता है बेसिकली H2 जो है वो अपने प्रोटॉन्स और अपने इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों यहाँ पे इजेक्ट करता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं अपने एक्सटर्नल सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के, और बाद में जाके इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। मतलब क्या है, हाइड्रोजन जो है वो अपने से अंदर से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, ये अपने ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे जहां पे कैथोड्स हैं। ठीक है, उस तरफ चले जाएंगे, और जिसकी वजह से बाय इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो H2O बनता है। ठीक है, और इसके साथ में बन जाती है बिजली। ठीक है, और इसी बिजली की वजह से हम यहाँ पे अपना जो गाड़ियां हैं या फिर अपने जो पावर स्टेशन है उनको पावर दे सकते हैं। प्रोटॉन्स क्या करते हैं, प्रोटॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जाते हैं कैथोड के पास में, और ये वाटर के साथ में कंबाइन होकर ये भी यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक तो पानी बनाएंगे और दूसरा क्या बनाते हैं, हीट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा काम यही है, आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक समझो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मर्ज कर जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ में मर्ज करने के बाद में एक तो बन जाता है वाटर, ठीक है, H2O, और दूसरा क्या बन जाती है, दूसरी बन जाती है बिजली। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये फिर से AI के ऊपर है, क्योंकि देखो AI का जमाना है, तो इस वजह से ज्यादातर न्यूज तुमको AI के ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, अब जैसे AI वॉशिंग, ठीक है, अब वॉशिंग क्या है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक वॉशिंग मशीन के ऊपर पढ़ने लगे, AI को वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया हमने AI को। ठीक है, कि चैट जीपीटी को AI, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, इन सभी को अपन ने एक वॉशिंग मशीन के अंदर डाला और बढ़िया फुल स्पीड के अंदर घुमा दिया। ठीक है, इस तरह के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, एक तरह के हो रहे स्कैम के बारे में। ठीक है, एक तरह के स्कैम के बारे में बात करें। इसके अंदर एक चीज होती है ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, इसको ग्रीन वॉशिंग बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर देखो, मान लो मैं एक कस्टमर हूं। ठीक है, मैं एक कस्टमर हूं, मैं क्या करता हूं, मैं किसी एक कंपनी को मेरा कोई काम देता हूं। ठीक है, ये कंपनी क्लेम करती है, ये कंपनी क्लेम करती है कि हम यूज करते हैं AI के बहुत ज्यादा जो इंटेंसिव वर्क होते हैं उनका यूज करते हैं। तो मैं किस चीज के लिए पैसे दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो AI है ना, इससे मेरा काम हो। ठीक है, मेरा इससे काम हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस कंपनी को AI के लिए पैसे दूंगा, कंपनी मुझे AI की जो फैसिलिटीज होती हैं, वो सर्विसेज होती हैं, वो मुझे वापस करके दे देगी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी बोलती है कि दूसरी कंपनीज वगैरह ये काम नहीं कर सकती, तो इस वजह से मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज करूंगा। तो मतलब क्या है, मुझे ओवर चार्ज हो रहा है। ठीक है, मेरे पास में पैसा है इतना, मैं इसको पे कर देता हूं कि मैं यहाँ पे किसी एक सर्विस के लिए जो मैं जानता हूं कि दूसरे मार्केट में किसी के पास में नहीं मिलेगी, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको ओवर पे कर देता हूं, मतलब पैसा ज्यादा पे कर दिया। अब इसके अंदर दिक्कत क्या हुई, दिक्कत AI वॉशिंग का आता है। AI वॉशिंग ये तब आता है जब इस कंपनी के पास में ऐसा कोई AI मॉडल है ही नहीं। ठीक है, इस कंपनी के पास में ऐसा कोई AI मॉडल है ही नहीं, बस वो प्रिटेंड कर रही है कि मेरे पास में तो AI बहुत शानदार है। ठीक है, बस वो प्रिटेंड कर रहा है ये चीज। तो यहाँ पे मुझे तो पता नहीं है ना, मैं कोई कंपनी के अंदर जाके रोज देखूंगा तो नहीं कि मेरा काम कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे कंपनी जो है वो किसी AI मॉडल का यूज नहीं कर रही, या फिर ऐसा हो सकता है कि AI जो है वो इतना एडवांस है ही नहीं, जितना मुझे बताया जा रहा है उतना एडवांस वो है ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक फॉल्स क्लेम बनता है कि मैं अपना AI को यूज कर रहा हूं, या फिर मैं उसे एग्जेजरेट कर देता हूं। एग्जेजरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। तो यहां पे इसको बोला जाता है AI वॉशिंग। ठीक है,
इसको बोला जाता है एआई वॉशिंग। इसके अंदर क्या होता है, बेसिक यहाँ पे एक ऑटोमेशन का यूज कर रहे होते हैं। नॉर्मल सा एक ऑटोमेशन है, मतलब कहीं से डेटा आया, उस डेटा को कहीं पे जमा दिया, इस तरह का छोटा मोटा जो एआई का काम होता है, जो शुरू में बेसिक लेवल पे जो एआई काम करता था वो काम अभी भी कर रहा है। तो वो चीजें यहाँ पे हो गई। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, ओवरस्टेट इफेक्टिवनेस ऑफ द एआई, या फिर जो उसका एआई है वो इतना ज्यादा केपेबल ही नहीं है, वो इतना काम कर ही नहीं सकता। तो ये चीज भी यहाँ पे हो सकती है। तो इसको भी अपन क्या बोलते हैं, इसको भी अपन एआई वॉशिंग ही करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे फुल इंटीग्रेशन या फिर स्टिल एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है कि यहाँ पे जो एआई है वो पूरी तरीके से जोड़ भी दिया गया हो, बट स्टिल वो एक एक्सपेरिमेंट बेस पे ही चल रहा हो। तो ये चीज भी हो सकती है। ये यहाँ पे कंसर्निंग क्यों है, क्योंकि कंसर्निंग इस वजह से है क्योंकि मैंने इसको क्या किया है, ओवर पे किया है। मैंने पैसा तो ज्यादा दिया है ना, कि मैं पैसा किस चीज का दे रहा हूं, मुझे वो एआई प्रोडक्ट चाहिए था जो वो बता रहा है, जितना वो बढ़ा चढ़ा के बता रहा है मुझे उसी लेवल का चाहिए था। उसके पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है, ठीक है, उसके पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है, बट स्टिल वो मुझे उसी के नाम पे वो चूर्ण बेच रहा है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे वो चीज होती है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नॉन एआई सॉल्यूशंस जो होते हैं कि एआई उसके अंदर यूज भी नहीं हो रहा, बट स्टिल ऐसा कोई मैनुअल वर्क काम कराया और उसके बाद में हमको एआई के नाम से चिपका दिया। तो ये चीज भी हो सकती है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर क्या सोचेगा, इन्वेस्टर हर चीज नहीं देखता, कंपनी के अंदर आके हर चीज नहीं देख सकता। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, हमारे जो रियल एआई डेवलपमेंट के जो पर्सनल्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी तो क्वेश्चन आ जाता है ना। एक बार मैं चोट खा लिया तो उसके बाद में फिर से मैं एआई के ऊपर विश्वास थोड़ी करूंगा। वो है ना कि दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो वही सेम चीज है कि अगर मान लो कि मुझे एक बार अगर इस चीज में चोट हो चुकी है तो मैं ऐसा थोड़ी ना एक बार बार उसी के ऊपर उसी चीज के ऊपर ट्रस्ट करता रहूंगा। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है इंडियाज माइक्रो प्रोसेसर विक्रम एंड कल्पना। दो हमने माइक्रो प्रोसेसर्स बनाए। माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं, जैसे मेरा फोन है, इस फोन के अंदर मैं यहाँ पे एक चिप यूज करता हूँ, प्रोसेसर, उसको यहाँ पे किसी ना किसी कंपनी ने बनाया होगा, किसी स्ट्रक्चर के अंडर बनाया होगा, तो वो यहाँ पे बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैं लैपटॉप्स यूज करता हूँ, मैं कंप्यूटर्स यूज करता हूँ, मैं ये डिस्प्ले यूज कर रहा हूँ, मैं ये पेन यूज कर रहा हूँ, इन सभी के अंदर क्या होगा, एक छोटी सी चिप लगी हुई होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पे दो माइक्रो प्रोसेसर्स यहाँ पे डेवलप किए हैं। कौन कौन से हैं भाई, एक तो है विक्रम 3201, एक तो पहला है विक्रम 3201, जो क्या है इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कल्पना 3201। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आता है कल्पना 3201। ऐसे करके दो अपने पास में प्रोसेसर से, पहले विक्रम के बारे में देख लें। इंडिया का पहली बार बनाया हुआ सबसे पहला प्रोसेसर, हमारे पूरा इंडिया के अंदर ही बना हुआ है, इसकी जो टेक्नोलॉजीज वगैरह है वो सारी इंडिया की हैं। तो 32 बिट का ये माइक्रो प्रोसेसर है। आपको पता होगा कंप्यूटर्स आते हैं तो वो 32 बिट पे भी चलने वाले आते हैं, 64 बिट के ऊपर भी चलने वाले आते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है, वो टेक्नोलॉजी है थोड़ा, ठीक है, उसमें ज्यादा डेप्थ में ना जाए। तो यहाँ पे ये स्पेस मिशन जो होते हैं हमारे, हम जो यहाँ पे अंतरिक्ष के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। लॉन्च व्हीकल जैसे जीएसएलवी या पीएसएलवी है ना, तो इस तरह के जो लॉन्च व्हीकल्स है उसके लिए काफी ज्यादा ये बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा देखो तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स कंप्यूटेशन को ये बात करता है, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फ्लॉप्स। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फ्लॉप्स। फ्लॉप्स क्या चीज होती है, अगर मुझे एआई का कुछ काम करना है, मुझे एआई का कुछ काम करना है तो इसके द्वारा होगा, या फिर मुझे क्वांटम कंप्यूटिंग का कुछ काम करना है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग का कुछ काम करना पड़ता है। अभी जस्ट अपन क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पढ़े भी थे। तो क्वांटम कंप्यूटर का कुछ काम करना है तो उसको किस में नापा जाएगा, उसकी स्पीड को किस में नापा जाएगा, उसको नापा जाता है फ्लॉप्स के अंदर। ठीक है, उसका नापने की जो वैल्यू आती है वो फ्लॉप्स के अंदर आती है। ठीक है, फ्लॉप्स के अंदर उसको नापा जाता है। कॉम्पेटिबल है किस चीज के लिए, हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, ऐसे जो बहुत सारी जो बारी लैंग्वेजेस होती है, कोबोल, जावा वगैरह, इस तरह की जो लैंग्वेजेस होती है उसके लिए भी कॉम्पेटिबल है, मतलब इतना भी ये इजीली काम कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखो कल्पना 3201। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रोसेसर कौन सा हो गया, कल्पना 3201। अब ये किसके ऊपर बेस्ड है आपको पता होगा। देखो एक क्या होता है, एक तो होता है डिजाइन, ठीक है, एक तो होता है एक प्रोसेसर का डिजाइन, ठीक है, एक होती है उसकी एक्चुअल मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, एक
होता है उसका एक्चुअल में मैन्युफैक्चर करना। मैं प्रोसेसर मेरे हाथ में कब आएगा, जब उसको कोई बनाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है पेपर के ऊपर मैंने डिजाइन बना के दे दी कि भाई ऐसे ऐसे कर लेना, इसको यहां से जोड़ लेना, इसको यहां से जोड़ लेना और उसके बाद में आपका प्रोसेसर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक होती है उसकी बेसिक डिजाइन, ठीक है। इस बेसिक डिजाइन के अंदर कुछ अपन चेंजेस कर सकते हैं और मुझे पावरफुल बनाना है और मुझे उसको थोड़ा अंडर पावर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका बेसिक डिजाइन लूंगा। इस बेसिक डिजाइन को कोई एक बीच में कंपनी आएगी, वो क्या करेगी, मैन्युफैक्चर करने का काम कर लेगी, ठीक है। यहां पे मैंने एक डिजाइन लिया, जैसे मान लो कि मैं एक फोन बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट ले लेता हूं, ठीक है। उस ब्लूप्रिंट का मैं करूंगा क्या, मैं करूंगा मार्केट में जाऊंगा, मार्केट में जाने के बाद में जो जो पार्ट्स होते हैं उन सभी को खरीदूंगा, उन सभी को खरीदने के बाद में मैं उन सभी को असेंबल करने लगूंगा उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से, और मेरे पास में वैसा का वैसा फोन तैयार हो जाएगा। तो सेम चीज इसके अंदर भी है कि एक माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए मुझे जो जो कंपोनेंट, जो जो डिजाइन की जरूरत होती है, वो कंपनी तो कोई और होती है, लेकिन बनाने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला कौन है, मैन्युफैक्चर करने वाला मैं हूं, ठीक है। ये कौन सा होता है, यहाँ पे 32 बिट का प्रोसेसर है। किसने बनाया, डिजाइन किसने बनाया, SPARC V8 RISC, इस आर्किटेक्चर के ऊपर ये चलता है, ठीक है। इस आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है, डिजाइन होता है, ठीक है। कौन से वर्जन पे आता है, IEEE 1754 वर्जन के ऊपर इसको बेस किया गया, ठीक है। ये कॉम्पेटिबल है हमारे ओपन सोर्स टूल्स के ऊपर, जैसे गूगल होता है, गूगल की बहुत सारी चीजें हैं जो ओपन सोर्स है, उबुंटू है जैसे, वो ओपन सोर्स है। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स मतलब आप अपने हिसाब से उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, उसके अंदर कोई मनाही नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है हमारे फ्लाइट के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हम यहाँ पे प्लेन्स वगैरह उड़ाते हैं, उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको भी यहाँ पे इजीली अडेप्ट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल स्पेस एप्लीकेशंस, जो स्पेस के अंदर अपन बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, अप्लायंसेस बना सकते हैं, कोई सैटेलाइट्स हो गया, कोई प्रोसेसर वगैरह कुछ हो गए, उसके अंदर भी ये काफी ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। इसके अंदर भी इसको सूटेबल माना गया है कि ये दोनों ही चीजें हमारे स्पेस की जो टेक्नोलॉजीज है उसको यहाँ पे डेवलप करने के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल माने गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो 9 महीने बाद, ये तो बहुत ज्यादा करंट अफेयर में रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम लोगों ने जरूर ये चीज बहुत बार पढ़ी होगी कि यहाँ पे हमारे कुछ इंडियन जो ओरिजिन के लोग हैं वो कुछ है ना स्पेस के अंदर गए थे, या कुछ नहीं, सॉरी, एक पर्सन है, उसी के बारे में अभी यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जो एक पर्सन है वो यहाँ पे गई थी, उनको वापस से 9 महीने बाद लेके वापस आया गया है। तो ये चीज यहाँ पे बहुत ही एक खुशखबरी वाली चीज है कि उन्हें बिल्कुल सेफली वापस से अर्थ के ऊपर ले आया गया है। यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की, ठीक है। स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की, स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट बेसिकली क्या है कि एक रॉकेट है जिसके ऊपर इनको भेजा गया था। अब यहाँ पे बात करें किसने बनाया है, तो ये बोइंग कंपनी आपने जरूर सुना होगा। अभी एक प्लेन हादसा हुआ था अहमदाबाद के अंदर, उसके अंदर भी ये बोइंग कंपनी का नाम आया था, क्योंकि ये प्लेन्स हो गया या फिर जो रॉकेट्स होते हैं में जो स्पेस में जाते हैं उनको डेवलप करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नासा CCP जो है, नासा बेसिकली क्या है, यूएस की जो मेन एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लियो के अंदर गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इसको भेजा गया, और उसके बाद में 2024 के अंदर सुनीता विलियम्स को वहां पे स्पेस स्टेशन में छोड़ा गया था। उन्हीं के साथ में थे विल्मोर, ठीक है, उन्हीं के साथ में थे विल्मोर नाम के एक पर्सन थे, जिनको भी यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर भेजा गया था। और उसके बाद में कुछ तकनीकी कारणों की वजह से सुनीता विलियम्स को कंटिन्यूसली ये था कि उन्हें वापस से अर्थ के ऊपर लेके आना है, बट स्टिल उन्हें हम अर्थ के ऊपर ला नहीं पा रहे थे। उसके बाद में हमने दूसरा एक स्पेसक्राफ्ट भेजा, उनके अंदर उनको लेके आया गया, ठीक है, उनके अंदर उनको सेफली लेके आया गया। तो ये चीज यहाँ पे न्यूज में बनी है, ठीक है। इसके बारे में देखें, इनका जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा डिले हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक क्रू ड्रैगन, स्पेस एक्स का जो एक क्रू ड्रैगन करके एक पॉड होता है, पॉड बेसिकली जिसके अंदर ह्यूमंस को लाया ले जाया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं क्रू ड्रैगन, ठीक है। तो यहाँ पे दो इसमें अंदर ड्रैगन 2 जो वर्जन है इसके अंदर भेजा गया था। दूसरा यहाँ पे इसको कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया, इसको भेजा गया था फैल्कन 9 रॉकेट से, ठीक है। आपको पता होगा स्पेस एक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेमस एक रॉकेट है जिसको बोलते हैं फैल्कन 9, ठीक है, फैल्कन 9। यहाँ पे दो बेसिकली पॉड्स थे, दो पॉड्स कौन से, एक तो क्रू ड्रैगन और दूसरा क्या है, कार्गो ड्रैगन, ठीक है, दूसरा है कार्गो ड्रैगन। क्रू ड्रैगन में नाम से पता चल रहा है क्रू है, यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे लोगों को बिठाया जाएगा, उनको भेजा जाता है। और कार्गो ड्रैगन के अंदर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जो लोगों को
खाना मिल रहा है या फिर जो भी सप्लाईज मिल रही हैं वो सारी इसके अंदर रखी गई थी। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास में दो ऐसे पॉड्स थे जिनके अंदर यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इनके बारे में जान ले कौन कौन से यहाँ कौन कौन यहाँ पे गए थे। तो सबसे पहले है जैसे सुनीता विलियम्स, इन्हीं का ऊपर अपन मेन फोकस करेंगे। ये यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मेन कमांडर रही हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बेसिकली क्या है, बहुत सारे जो स्पेस एजेंसीज है वर्ल्ड की, बहुत सारी जो स्पेस एजेंसीज है, मेजरली देखोगे तो 5 एजेंसीज है, इसमें जो कंट्रीज है वो बहुत सारी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं इनको यहाँ पे ज्वाइन करके इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया। उसके अंदर यहाँ पे हम नासा की तरफ से यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स भेजे गए थे, जिसमें सुनीता विलियम्स जो है वो उनके यूएस नेवी के अंदर भी सर्व कर चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 322 दिन का ये स्पेस मिशन था, इसके अंदर इन्होंने सक्सेसफुली इसको पूरा किया है। और इसके साथ में यहाँ पे इन्होंने की है 9 स्पेस वॉक्स। स्पेस वॉक्स बेसिकली क्या होती हैं, स्पेस वॉक्स होता है कि आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद में आप स्पेस के अंदर कुछ काम करके वापस आ जाते हो, तो इसको बोला जाता है स्पेस वॉक। ठीक है, यहाँ पे 2017 का इनका एक रिकॉर्ड था, उससे पहले किसी भी फीमेल के अंदर किसी भी फीमेल ने स्पेस वॉक नहीं किया था। ये चीज यहाँ पे 2017 तक इनका रिकॉर्ड था कि 2017 तक किसी भी दूसरी फीमेल ने स्पेस वॉक किया ही नहीं था। स्पेस वॉक मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर आने का काम, ये किसी ने नहीं किया था। ये चीज यहाँ पे यूनिक थी। ठीक है, इसके बाद में देखो बैरी विल्मोर, सेकंड कौन थे, बैरी विल्मोर। ये 2009 के अंदर स्पेस शटल अटलांटिस, इसके अंदर भी यहाँ पे जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे लॉग है 178 डेज इन स्पेस, 178 डेज स्पेस के अंदर ये रह चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये क्या काम क्या करते हैं, तो जैसे सुनीता विलियम्स क्या है, कमांडर थी, ये क्या थे, तो ये फ्लाइट इंजीनियर एंड कमांडर थे। फ्लाइट इंजीनियर एंड कमांडर मतलब फ्लाइट किस तरह से चलती है, तो उसके कमांडर या फिर उनके जो इंजीनियर है वो ये थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, स्पेस एक्स का फ्रेम टू मिशन। ठीक है, फ्रेम टू मिशन नेक्स्ट है, स्पेस एक्स का फ्रेम टू मिशन। चलिए इसके बारे में देखें, इसको लॉन्च कहां से किया गया है, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। ठीक है, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए के अंदर एक जगह आती है, कैनेडी स्पेस सेंटर आता है, वहां से स्पेस एक्स ने ये मिसाइल को, या सॉरी मिसाइल बोल रहा हूं मैं, इस मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रॉकेट यूज किया गया है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कौन सा था, फैल्कन 9 रॉकेट। ठीक है, फैल्कन 9 रॉकेट को यहाँ पे लॉन्च किया गया, इसी के थ्रू यहाँ पे इनको वापस लाया गया। इसके अंदर क्या भेजा गया भाई, इसके अंदर भेजा गया क्रू ड्रैगन को। क्रू ड्रैगन क्या था, अभी जस्ट बताया था मैंने, क्रू को वापस लेके आने वाला काम ये करेगा। ठीक है, इसको क्या बोला गया है, रेजिलियंस, इसको बोला गया, इसको नाम दिया गया था रेजिलियंस। कहीं पे पूछ ले यूपीएससी ऐसे थोड़े से मजाक के मूड में आ जाए और पूछ ले कि भाई उस क्रू ड्रैगन का नाम क्या था, उसका नाम क्या था, रेजिलियंस। ऐसे आंसर मुंह पे देख के मारना। ठीक है, रेजिलियंस नाम था उसका। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो पॉड है वो हमें वापस लेके आएगा, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इतने टाइम से वहां पे फंसे हुए थे, उनकी रेजिलियंस को दिखा रहा है कि वो इतने टाइम तक टिके रहे, तो वो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्बिट टाइप कैसा है इसका, ये पोलर ऑर्बिट है। पोलर ऑर्बिट मतलब क्या है, हमारी जो पृथ्वी होती है, जैसे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के तरफ जो चक्कर काटने वाली सैटेलाइट्स होते हैं उनको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। ठीक है, इस रास्ते को बोला जाता है पोलर ऑर्बिट। उसी तरीके से ये पोलर ऑर्बिट जैसा एक पाथवे लेता है और उसके बाद में ये काम करता है। ठीक है, मिशन की हाइलाइट्स, कितने दिन तक ये मिशन चला था, 3 से 5 दिन के आसपास में ये मिशन चला था। इसके अलावा यहाँ पे एस्ट्रोनॉट का रेस्पॉन्सेज देखे गए थे, एस्ट्रोनॉट किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से रेस्पॉन्स करते हैं, वो चीज देखी गई थी। वेटलेसनेस को किस तरह से फील करते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ना होने की वजह से वजन हमारे शरीर के अंदर फील नहीं होता, तो उस चीज को किस तरह से यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया। इसके अलावा यहाँ पे मोशन सिकनेस किस तरह से होती है, जैसे हमारा दिमाग ये बता रहा है कि हम मूवमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन हमारे जितने भी ऑर्गन्स है वो बता रहे हैं कि हम मूवमेंट कर रहे हैं, या फिर हमारा कोई दूसरा, जैसे काफी बार मोशन सिकनेस, जैसे आपने देखा होगा ट्रेन या बसेस वगैरह के अंदर जो ट्रैवल करते हैं लोग, उनको काफी ज्यादा एक इशू आता है इस तरह का। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
स्पेस एक्स ने यहाँ पे स्पेस के अंदर एक्सरे इन स्पेस जो है वो पहली बार यहाँ पे एक्सरे इन स्पेस यूज किया है। इसके अंदर माइक्रोग्रेविटी हमारे बोन्स या फिर मसल्स के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण अगर बहुत ज्यादा कम कर देते हैं तो हमारी हड्डियों और हमारी जो स्किन है, हमारे जो मसल्स हैं, उनके ऊपर किस तरह से अफेक्ट करता है वो चीज यहाँ पे देखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे एक मशरूम कल्टीवेशन भी करने की कोशिश की गई है। स्पेस के अंदर अपन मशरूम्स उगाएंगे, ठीक है, तो मशरूम्स उगाएंगे, गाल लाल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मशरूम्स खाएंगे वहां पे, ठीक है, स्पेस में जाके मशरूम्स उगा के मशरूम्स खाएंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक अपना फ्लोराइड पॉल्यूशन मिला है हमें कहाँ पे, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें फ्लोराइड का पॉल्यूशन मिला है, ठीक है। नेचुरली ऑकरिंग होता है, ये प्रकृति में आराम से मिल जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। मतलब क्या है कि अगर किसी ने पर्सन ने फ्लोराइड खा लिया है तो वो जल्दी से शरीर से बाहर नहीं निकलने वाला, या फिर फ्लोराइड का कहीं पे पॉल्यूशन भी हो गया ना तो वो भी बाहर नहीं निकलना है, ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कहां कहां पे मिलता है, खनिजों के अंदर मिलता है, भाई खुद ही खनिज है, खनिजों के अंदर मिलेगा ही, मिट्टी के अंदर मिलता है, पानी के अंदर घुला हुआ मिलता है, और उसके अलावा ये एयर के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। फ्लोराइड कहीं ब्लास्टिंग वगैरह हुई है तो जिसकी वजह से जो फ्लोराइड है वो हवा के अंदर चला गया हो, ये चीज भी होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोल ब्रिक कंबस्शन जो होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो ईंटें जलाते हैं, ईंटों को पकाने के लिए जो अपन कोयला जलाते हैं, उसके अंदर से भी फ्लोराइड काफी ज्यादा निकलता है। अर्थ के ऊपर, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो डब्ल्यूएचओ ने एक सेफ लिमिट दी है कि 1.5 मिलीग्राम पर लीटर अगर ये होता है तो यहाँ पे पीने लायक है वो पानी, ठीक है, वो पानी पीने लायक है। इसके अलावा यहाँ पे ये क्या करता है, इन स्मॉल डोजेस के अंदर अगर फ्लोराइड हमारे पास में आता है तो हमारे दांत नहीं सड़ते, सबसे अच्छी चीज है, दांत एकदम चमचमाते, सफेद दांत, ठीक है। इसके अलावा क्या होगी, हमारी जो बोन हेल्थ होगी ना वो भी अच्छी होगी, क्योंकि दांत किसके बने हैं, कैल्शियम के, बोन्स किसकी बनी है, वो भी कैल्शियम की बनी है, तो दोनों चीजें कैल्शियम की है, ठीक है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे डेंटल और स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है। मतलब क्या है, हमारी जो हड्डियां हैं या फिर हमारे जो दांत है वो अकड़ सकते हैं, और उसकी वजह से, अकड़न की वजह से क्या होता है, काफी बार ये जो हमारी पीठ है, इस पीठ के अंदर इस तरह से कुबड़ भी आ सकता है, ठीक है, तो ये चीज भी हो सकती है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, क्योंकि हड्डियां अकड़ जाती है तो इसकी वजह से जॉइंट पेन भी हो सकता है। इसके अलावा जो बोन्स है उनकी डिफॉर्मिटी हो सकती है, मतलब उनकी जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है, तो ये भी हो सकता है। हार्म्स वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम, हमारे प्रकृति को तो नुकसान होना ही है, ठीक है। फ्लोराइड किसी भी चीज की अति तो खराब है ही है, ठीक है, किसी भी चीज की अति तो खराब है ही है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट देखे अपन, सैटर्न गेन्स 128 न्यू मून्स, बहुत बहुत बधाइयां सैटर्न भाई को, बहुत बहुत बधाइयां, ठीक है। चलिए, तो सैटर्न जो है इसके पास में 128 नए मून और डिक्लेयर हो गए। सैटर्न के पास में वैसा ही रिंग्स हैं, रिंग्स की वजह से क्या होता है, कुछ टुकड़े अचानक से उसके चक्कर काटने लग जाते हैं, उनका एक फिक्स ऑर्बिट हो जाता है, तो इस वजह से हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, उनको एक मून कंसिडर कर लेते हैं, और ऐसे करके उनके नंबर बढ़ा देते हैं। सैटर्न के पास में अभी कितने मून्स आ गए हैं, 274 के साथ में सबसे आगे चल रहा है। 274, जैसे पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के पास में एक चांद है ना, उसी तरीके से यहाँ पे कितने चांद आ जाते हैं, 274 मून्स आ जाते हैं, ठीक है। प्लेनेट विद द मोस्ट मून ये बन चुका है, सबसे ज्यादा प्लेनेट वाला है। अभी इसको एक मेडल देना पड़ेगा, अब मेडल भी कहां से देंगे, इसके पास ऑलरेडी रिंग्स है ना। तो यहाँ पे सरपासेस ऑल द अदर प्लेनेट्स कंबाइंड, जितने भी हमारे पास में दूसरे प्लेनेट्स हैं उन सभी को अगर कंबाइन ही कर लोगे तो भी 274 प्लेनेट्स नहीं, 274 मून्स नहीं है हमारे पास में, ठीक है। इन सभी से ये आगे निकल चुका है। यहाँ पे देखो, ये डिस्कवरी डिटेल्स ये दी किसने, ये डिस्कवरी किसने की दी है, तो यहाँ पे एक वॉयजर 1 मिशन हमने भेजा था, ठीक है। ये कब भेजा गया था, ये 1970s के अंदर एक मिशन भेजा गया था, ठीक है। 1970s के अंदर 2 मिशन भेजे गए थे वैसे, एक तो वॉयजर 1 था, एक वॉयजर 2 था। वॉयजर का मतलब होता है यात्री, ठीक है, क्योंकि ये हमारे स्पेस के अंदर सबसे दूर जाने वाली चीजें हैं, मतलब मानव द्वारा बनी हुई स्पेस में सबसे दूर जाने वाली चीज कौन सी है, या तो वॉयजर 1 है या वॉयजर 2 है। ये हमारे सोलर सिस्टम को भी पार कर चुकी है, काइपर बेल्ट से भी बाहर निकल चुकी है, ठीक है। तो हमारे सोलर सिस्टम से भी ये बाहर निकल चुकी है। 1970 के आसपास में इसको बनाया गया था। इसके बाद में यहाँ पे रिंग प्लेन क्रॉसिंग्स वगैरह, जिस टाइम पे रिंग का जो क्षेत्र है उसको क्रॉस कर रहा था, उस टाइम पे इसने ये चीज डिस्कवर की थी कि यहाँ पे बहुत सारे नए मून्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो 128 मून्स है, ठीक है, 128 मून्स है, ये इररेगुलर मून्स है, मतलब कभी मून बन जाते हैं कभी मून नहीं बनते, ठीक है। तो ऐसे करके इलिप्टिकल ऑर्बिट है उनका, इलिप्टिकल मतलब एक अंडाकार जो रूप
शेप होता है ना, अंडाकार इस तरह का जो ऑर्बिट होता है वो हो जाता है, ठीक है, गोल नहीं है, अंडाकार है। कैप्चर्ड बॉडीज होते हैं, ये दूसरे जो टुकड़े वगैरह होते हैं उनको कैप्चर करते रहते हैं। फॉर्मर माइनर प्लैनेट्स हो सकते हैं ये इस तरह के, जैसे कि हो सकता है कि बाद में जाके ये प्लैनेट बन जाए, या फिर पहले कभी प्लैनेट के टुकड़े हुआ करते थे वो बन जाए। ये ब्रोकन या फिर कॉलिजन्स, मतलब कोई प्लैनेट है उसके ऊपर कोई चीज टूट जाती है, या फिर उसके ऊपर जब टक्कर मारते हैं जिसकी वजह से नए एस्टेरॉइड्स वगैरह बन जाते हैं, तो ये वैसा ही कुछ काम करता है, ठीक है। रेगुलर मून्स क्या होते हैं? रेगुलर मून्स बेसिकली क्या होता है, ये हमेशा अपने पेरेंट प्लैनेट के साथ में ही रहेंगे। जैसे अर्थ है, अर्थ के पास अपना जो मून है ये कैसा है? रेगुलर मून है, ये हमारे पास ही रहेगा, ठीक है, ऐसा ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो साइज है जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे प्लैनेट्स है, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू से, है ना, इस तरह के भी यहाँ पे प्लैनेट्स वगैरह हो सकते हैं, ये चीज पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मिशन एक्सियोम 4 मिशन, ठीक है, सुना है या नहीं सुना न्यूज के अंदर, ठीक है। अब ये क्या है? फोर्थ प्राइवेट क्रूड मिशन है, मतलब क्या है कि प्राइवेट कंपनियां जो स्पेस के अंदर लोगों को भेज रही है उसके अंदर चौथा मिशन आता है एक्सियोम मिशन, ठीक है। एक्सियोम के बारे में और बताऊंगा, पहले कौन से मिशन हो चुके हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर यहाँ पे एक्सियोम स्पेस नाम के ह्यूस्टन बेस्ड कंपनी है, यूएसए के अंदर आती है, यूएसए के अंदर आता है ह्यूस्टन, ह्यूस्टन के अंदर एक एक्सियोम स्पेस करके यूएस की कंपनी है, ठीक है, याद रखना यूएस की कंपनी है। ड्यूरेशन कितना है? तो 14 दिन के आसपास में यहाँ पे स्पेस के अंदर लोगों को भेजा गया है, ठीक है। तो ये कहां पे भेजे गए हैं? ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर भेजे गए हैं। यहाँ पे 60 के आसपास में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए जाएंगे। इसके अंदर क्रू मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा याद रहनी चाहिए। कौन गए हैं यहाँ पे? तो ये बहुत करंट अफेयर्स के अंदर भी रहे थे। तो ये कौन है? शुभांशु शुक्ला, ठीक है, शुभांशु शुक्ला नाम सुना है ना? बिल्कुल, तो ये शुभांशु शुक्ला वही है जो अपने इंडियन ओरिजिन के हैं और ये यहाँ पे स्पेस में जाके हैं। इसके अलावा पैगी वेटसन, ये कमांडर है एक्स नासा की, ठीक है, उसके नासा के अंदर काम कर चुकी हैं। या फिर स्टोवेज, ये थोड़ा सा नाम यूनिक है, पोलैंड के हैं। इसके अलावा टिबूर कापू जो है हंगरी के हैं। ये सारे लोग इसके अंदर जाके आए हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कहाँ कहाँ हुई है? तो सबसे पहला इसरो है, दूसरा पोलैंड का ईएसए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया वैसे वो, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया। इसके अलावा यहाँ पे हंगरी की जो है एरियाज है उसके अंदर से भी यहाँ पे स्पेस एजेंसीज वगैरह आती है, ठीक है। माइक्रोग्रेविटी के ऊपर रिसर्च करने का काम यहाँ पे इसके द्वारा किया गया है। माइक्रोग्रेविटी बेसिकली क्या होता है? जो गुरुत्वाकर्षण जब कम हो जाता है तो उस टाइम पे जो काम किया जाता है उसको अपन माइक्रोग्रेविटी बोलते हैं। हेल्थ के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं वो चीजें अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर एक्सपोजर कैसा होगा, मसल्स जो है डिसफंक्शन कैसा होता है कि यहाँ पे मसल जो है हमारे काम करना, प्रॉपरली काम करना बंद कर दे, वो चीज, प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो किस तरह से हो सकता है, या फिर जो सीड का जर्मिनेशन है, सीड्स जो है वो किस तरह से फूटते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, ये चीज भी यहाँ पे देखी गई है, ठीक है। इसके अलावा एक्सियोम के प्रीवियस मिशन कौन से थे? हमने बोला कि ये चौथा मिशन है, तो इससे पहले कौन कौन से मिशन हो गए भाई? इससे पहले हुआ AX1 हुआ था, सबसे पहला मिशन था। AX2 हुआ है जो सऊदी के फीमेल को एस्ट्रोनॉट को, सऊदी अरेबिया की जो फीमेल एस्ट्रोनॉट है उनको लेके गया था। AX3 मिशन था जिसके अंदर टर्किश एस्ट्रोनॉट जो है उनको यहाँ पे भेजा गया था। इसके अलावा ESA के जो एस्ट्रोनॉट है उनको भेजा गया था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको यहाँ पे भेजा गया था, ठीक है। छोटा सा एक न्यूज था। नेक्स्ट देखें यहाँ पे इंडिया का जीनोम मैपिंग, ठीक है, इंडियाज जीनोम मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया का जीनोम मैपिंग, जीनोम मैपिंग क्या होता है कि हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जरूर से जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह पढ़ा होगा। जीनोम बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो डीएनए है वो कहाँ से आया है या फिर किन लोगों का सेम डीएनए है, वो सारा चीजें अपन को पता करनी है और वही चीजें यहाँ पे अपन एक सीक्वेंस के अंदर लगा देते हैं कि इंडियंस का जो डीएनए है वो किस तरह से। तो इंडिया का जो जीनोम मैपिंग आया है इसके अंदर हम यहाँ पे डीएनए के वेरिएंट्स कितने हैं? 180 मिलियन डीएनए के वेरिएंट्स अपन को यहाँ पे मिलेगा। मतलब डीएनए जो है वो इतने वेरिएशंस के अंदर यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है? तो हमारा जो कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस होता है, मतलब यहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, हमारा जो एक कोई भी प्राणी है उसका जो डीएनए है उसके अंदर जितने भी यहाँ पे ये टुकड़े होते हैं इन सभी को अगर अपन जोड़ लेते हैं, डीएनए के जितने भी टुकड़े होते हैं उन सभी को अगर अपन जोड़ लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? वो इसका क्या है? डीएनए की सीक्वेंसिंग हो गई, ठीक है। उसी को ये डीएनए, क्योंकि हमारा जीन होता है, ये डीएनए ही हमारा जीन होता है, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं? इसको जीनोम सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे 4 न्यूक्लियोटाइड के बेसिस मिले। कौन कौन से मिलते हैं? सॉरी, ये तो फिक्स ही होता है। ATGC जरूर सुना होगा आपने, एडिनाइन, साइटोसाइन, ग्वानाइन और थाइमाइन, ATGC, ठीक है, ATGC,
ये 4 यहाँ पे बेस पेयर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बेसेस होते हैं। इन्हीं के बाद में जाकर इन्हीं के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उन्हीं के थ्रू यहाँ पे डीएनए वगैरह ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके अंदर की फाइंडिंग्स क्या क्या चीज है कि यहाँ पे 180 मिलियन वेरिएंट्स अपन को मिले, 180 मिलियन वेरिएंट्स मिले। इसके अंदर यहाँ पे 130 ऑटोजोम्स हैं। ऑटोजोम्स क्या होते हैं? जो नॉन सेक्स क्रोमोजोम्स है। आप सभी को पता होगा, एक क्रोमोजोम्स में आता है, एक आता है एक्स आता है, एक वाई आता है। वाई यहाँ पे डिनोट करता है कि वो एक मेल बनेगा, एक्स यहाँ पे डिनोट करता है कि वो एक फीमेल बनेगा। तो ऐसे करके एक्स और वाई करके क्रोमोजोम्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 50 मिलियन ऐसे क्रोमोजोम्स हैं जो सेक्स क्रोमोजोम्स हैं, जो एक्स और वाई के होते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया एक्स जो है वो फीमेल को डिनोट करता है, ये लिख लो, एक्स जो है वो फीमेल को डिनोट करता है, ठीक है। और वाई जो है वो एक मेल को डिनोट करता है। अगर लास्ट क्रोमोसोम है या तो वो एक्स होगा मतलब फीमेल होगा, और वाई होगा तो माने मेल होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो है हमारी कम्युनिटी स्पेसिफिक जेनेटिक सीक्वेंसिंग की गई है। जो जो कम्युनिटीज है, जैसे मुस्लिम्स हैं तो उनकी अलग की गई, हिंदूज हैं तो उनकी अलग की गई, सिख्स हैं तो उनकी अलग की गई, ऐसा करके सीक्वेंसिंग यहाँ पे अलग अलग की गई है। जिसके अलावा क्या, जिसकी वजह से हमें क्या पता चला है कि यहाँ पे लोकल अडेप्टेशन कैसे हुए हैं, कि यहाँ पे मैं जहां रहता हूं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अडेप्टेशन कैसा हुआ है। लोग कोई दूसरी जगह से आते हैं तो उनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन हुए हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई। डिजीज का रिलेवेंस, क्योंकि एक सेम जीनोम वाले जो लोग होंगे ना, उनके अंदर क्या होगा, जो बीमारियां हैं वो भी एक तरह की फैलती हैं। ये भी काफी बार होता है, क्योंकि जीन्स के अंदर या डीएनए के अंदर जो बीमारियां आती हैं वो हम काफी बार इनहेरिट करते हुए चलते हैं, ठीक है। यहां पे देखो, ससेप्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस जो है इन्फेक्शंस के थ्रू। यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हम यहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कितनी है, या फिर हमारी जो रेजिस्टेंस है, रोग से लड़ने की जो हमारी जो क्षमता है वो कितनी है, उसके ऊपर पता चलता है। इसके अलावा एडेप्टेशंस टू हाई एल्टीट्यूड, मतलब हम ऊंचाई गहराई वगैरह कहीं जाते हैं तो उसके बाद में हमारे एडेप्टेशंस कैसे आते हैं। इसके अलावा लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट्स होते हैं, जहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम होती है, उन इन्वायरमेंट्स के अंदर अपन किस तरह से अफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी किस तरह से अफेक्ट होती है, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट करंट अफेयर की ओर, ठीक है। ये है आर्थेमिस अकॉर्ड्स। आर्थेमिस अकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है। लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 13 2020 को, ठीक है, अक्टूबर 13 2020 को। इसमें फाउंडिंग कंट्रीज जिसने शुरुआत की थी वो कौन कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूके और यूएसए, ठीक है। यूएसए तो हर जगह होना ही है ना। तो यहाँ पे ये मेन कंट्रीज थी। अब इसके अंदर क्या था? आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967। यहां पे लीगल फ्रेमवर्क इसको माना गया। मतलब क्या है, हम अंतरिक्ष को किन किन चीजों के अंदर यूज कर सकते हैं और किन किन चीजों के अंदर यूज नहीं कर सकते, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे इस 1967 की जो ओएसटी है, आउटर स्पेस ट्रीटी है, इसके अंदर इसको बताया गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। नॉन बाइंडिंग मतलब इसके भले कोई भी मेंबर्स वगैरह कोई भी है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पे, वो माने ना माने उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे एक नॉन बाइंडिंग इसको एग्रीमेंट बनाया गया। इसके अंदर क्या है, ये क्या करता है, हमारे स्पेस को किस तरह से यूज करना है उस चीज को बताता है कि हमारे स्पेस को हमें पीसफुली यूज करना है, बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई फटाके बम वगैरह कुछ नहीं फोड़ने हैं, कोई भी कोऑपरेटिव हमारी जो स्पेस एक्सप्लोरेशंस होती हैं उनको और ज्यादा बढ़ाना है। मतलब इंडिया और यूएस साथ में आ जाए, इंडिया जापान साथ में आ जाए, या फिर ये जो कंट्रीज दी गई हैं वो सारी साथ में आ जाएं और उसके बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट करें। इसके अलावा यहाँ पे यूज ऑफ स्पेस रिसोर्सेज, स्पेस के अंदर जो भी चीजें हमें मिलती हैं उन सभी को अपन किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रीटी है। इसको अपन ने क्या बोला है, इसको अपन ने बोलता है आर्थमिस अकॉर्ड्स, ठीक है। इसको बोला गया है आर्थमिस अकॉर्ड्स। तो ये हमारा लास्ट यहाँ पे करंट अफेयर था, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आप सभी के जो मार्क्स हैं करंट अफेयर जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर बहुत अच्छे आ रहे होंगे। आई विश आप सभी का जो 2026 का अटेम्प्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स, ये हम उसी बेस पे चला रहे हैं। ये करंट अफेयर जो है आपके 2026 के अंदर काम आएंगे, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इसके साथ में जो भी वीडियोस आते हैं उन सभी को आप ज़रूर से देखें और अपने तैयारी को और ज़्यादा आप बेहतर बनाएं। अगर आप रिलेटेड किसी भी कोर्स के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं तो अनुष्का अकेडमी में आप सभी का ज़रूर से वेलकम है, हमेशा वेलकम है। अनुष्का अकेडमी के अंदर आप यूपीएससी, आरएस वगैरह, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी
ये प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल यहाँ पे इन्वायरमेंट मिलता है। यहाँ की फैकल्टीज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, यहाँ पे जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे जो लिखवाया जाता है या फिर आपके जो 1-to-1 सेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इसके अलावा आपको इंटरव्यू बेस पे भी प्रैक्टिस कराई जाती है, मेंस की भी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। ज़रूर से इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए अनुष्का एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ में आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। क्लास को यहीं ओवर करते हैं, थैंक यू।